हाँ जी, तो आप लोग कैसे हैं? माई सेल्फ एडवोकेट शिवम ठाकुर। आई एम फाउंडर ऑफ TCR, a brand by Renew Alumnus, and also I teach legal in TCR in AIBA vertical. So आज हम लोग, जैसे मैंने आपको सामने नाम लिया कि हम AIB के PYQs को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉपर एक सीरीज लेकर के आएंगे, AIB 4 से लेकर के AIB 21 तक हम सेक्शनल पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपना पहला लेक्चर लाने वाला हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हम उसके जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको हमने छांट के अलग किया है कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, और हम उन क्वेश्चंस को लेकर के आए। सो बिना टाइम वेस्ट किए भाई इस चीज को शुरू करते हैं। चलो, AIB इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीवाईक्यूज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पीवाईक्यू है वो कौन सा है भाई? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है भाई चीज। क्वेश्चन बढ़िया। हम्म हम्म मैं पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो बढ़िया सा। और यहीं पर कर देता हूँ। बिल्कुल। So, who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? सो भाई, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, जो आइडिया दिया वो किसने दिया हुआ है? M N रॉय ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? M N रॉय ने दिया हुआ है। सो ये आप नोट कर लीजिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि M N रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया होता है किसने प्रपोज किया? M N रॉय ने प्रपोज किया। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो राजेंद्र प्रसाद है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये प्रेसिडेंट थे। और जब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसकी लाइट को बढ़ाता हूं। जब हम भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये। क्या थे ये? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। B N Rao, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या है? B N Rao। जब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दो चीजें याद रखना। चारों ऑप्शंस को हम ढंग से देखते हुए चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? B N Rao। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। सो इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो बेस्ड है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है बेटा, इस बारे में बात होती है। बट जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, ये कहीं ना कहीं एक इनिशियल कॉन्सेप्ट था। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को बार बार इंटरप्रेट किया तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिया और उसको बोल दिया कि भाई वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो बच्चा, जुडिशियल रिव्यू का कौन जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर है। ठीक है भाई? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज अ। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज अ। अब आपको याद होगा कि ये हमारा DPSP में भी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और उसके साथ साथ ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि जब हम बात करते हैं DPSP की, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 48A, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 48A में बात करता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की। अब जल्दी से मुझे आप बताओ कि किस फंडामेंटल ड्यूटी, कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग, कि किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी में
ये चीज आती है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आता दोनों में। ठीक है, इसका आंसर ना देने का बहुत जल्दी ज्यादा मन है, पर ठीक है। सो बोथ बी एंड सी, क्योंकि अगर आप अपने खुद से कुछ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चीजें याद होंगी। जब आप पढ़ोगे आर्टिकल 51, क्लॉज ए, सब क्लॉज जी, या सब क्लॉज वन, सब क्लॉज जी, तो आप वहां पे देखोगे। ठीक है, क्लॉज वन, सब क्लॉज जी। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू, इस टाइम पे एजुकेशन की बात वैसे भी ऑलरेडी बहुत चल रही है। हम सबने ध्यान दिया है कि इस टाइम पे एजुकेशन की बात बहुत चल रही है। तो जो हमारा एजुकेशन का आइटम है ये किस में आता है? ये आता है कंकरेंट लिस्ट में आता है। और जो हमारी लिस्ट है वो किस शेड्यूल में दी हुई है? जल्दी से बताइए आप लोग। ये दी हुई है शेड्यूल 7 में। क्या बोला गया है उसमें? कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक होती है क्या आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी क्या होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी क्या होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो आइटम होते हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ स्टेट ही लॉज बना सकता है। यूनियन लिस्ट में जो आर्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट स्टेट यूनियन लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम होते हैं उनके लिए स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारा एजुकेशन है वो क्या है? वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। while interpreting the phrase equality before law, ये आते ही आपको आर्टिकल 14 याद में आना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ contained in article 14 of the constitution, the supreme court consistently maintained that equality means। अब इस जो आर्टिकल 14 में ये क्या पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसका मतलब क्या है? बिकॉज दो फ्रेज हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसका मतलब क्या है पूछ रहा है। ये बात जब मैं क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम करते हैं इस बात को कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है क्या? हम इक्वलिटी चाहते हैं। अगर हम इक्वलिटी चाहते हैं तो हम जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हमें इक्वलिटी, इक्विटी चाहिए। इक्विटी क्या होती है? द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जब हम डायरेक्टली साहब के तीनों प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा प्रिंसिपल क्या है जल्दी से बताइए मुझे। तो वो तीनों प्रिंसिपल जो आर्टिकल 14 में हम सेटअप करते हैं, सो क्या होता है बच्चा कि इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? एब्सोल्यूट इक्वलिटी अमंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करते हो तो आप एक बात समझिए। मान लीजिए कि एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उसका एक पैर मान लीजिए नहीं है। अब मैं उससे बोलूं कि आप और हुसैन बोल्ट सेम रेस में दौड़ोगे, जो फर्स्ट आएगा उसको हम वो देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो दोनों को हमने समान ट्रीट किया, इक्वल ट्रीट किया, बट क्या यहां से जस्टिस प्रोवाइड हुआ? द आंसर इज नो। हम सभी को समान ट्रीट नहीं कर सकते। आप लोग जो आपस में सुविधाएं हैं कि आप एआईबी की कोचिंग कर रहे हो, आप आराम से अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, क्या वो बच्चा जो एक कहीं इंडिया के किसी बहुत ही रूरल एरिया में बैठा हुआ है जहां पे नेटवर्क भी नहीं पहुंचा, क्या हम उस बच्चे को आपके साथ में इक्वल ट्रीट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो हम सब में इक्वलिटी नहीं कर सकते, हमें इक्वलिटी नहीं चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए। क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पर्सन। ये क्या, ये कौन से ऑल पर्सन? among equal the law should be equal and should be equally administered। जो लोग आपस में इक्वल हैं, इन दोनों फ्रेज को साथ में पढ़ना पड़ेगा, बी एंड सी को। जो लोग आपस में, बिकॉज आप जो आर्टिकल 14 पढ़ोगे वहां पे दो फ्रेज हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, और ये दोनों फ्रेज अलग अलग कंट्रीज को डिनोट करते हैं। सो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बात सामने निकलती है कि भाई द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। वो लोग जो आपस में इक्वल हैं हम उनको इक्वल ट्रीट करेंगे। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही आंसर होता है, ऑप्शन सी भी सही आंसर होता है।
इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पर्सन। यहां बोला गया है कि लॉ सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट हम देंगे, बट जो हम आपस में हैं तो हम अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट थे? अब यहां पे आपका जो एआईबी है वो टेक्निकलिटीज में खेलता है क्या? अगर इसने बोल दिया ओरिजिनली कितने थे, स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितने थे, सो आप क्या आंसर टिक करोगे? 7। बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। तो अब कितने बचे? अब बचे हैं 6। तो आपका सही आंसर क्या है? 6। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। Which of the following fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? आत्मा की बात कर रहे हैं ये। किस आर्टिकल को बोला गया है कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आत्मा है? तो आर्टिकल 32 को बोला गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। तो कहां है भाई? जहां पे आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो उनको बोला गया है कि भाई ये हमारे, क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे एक जनमानस अगर उसके राइट का वायलेशन होता है तो ही कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। जो आपको हम पीवाई क्यूज करवा रहे हैं ना, आप लोग ये समझिए कि आपका एआईबी 4 से लेकर के एआईबी 21 तक हमने सभी पीवाई क्यूज को एनालाइज किया है और वहीं से पीवाई क्यूज हमने निकाले हैं। तो अगर आपको पीवाई क्यूज देखना है एआईबी के तो इससे बढ़िया ऑप्शन कोई और है ही नहीं है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? आंसर सी। आप लोग क्वेश्चन देखते ही अपने मन में आंसर सोच लिया करिए, तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग? कैग की बात करते हैं और कैग का नाम लेते ही मेरे माइंड में आता है आर्टिकल 148। सो यहां पे क्या होगा भाई? 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। भाई उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 6 years होता है, या फिर भाई मान लो 6 साल, या फिर 65 years का पूरा हो जाए। जो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी, अगर वो 65 years का पहले पूरा हो गया तब फट जाएगा, या फिर 6 years पहले पूरे हो गए वो तब फट जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। सो ऑप्शन क्या है सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम? पर्सनल फ्रीडम की बात करते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, टू हैव बॉडी। जब किसी टू हैव अ बॉडी, जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तब ये जो कोर्ट है पर्सनल लिबर्टी। जब किसी पर्सन को किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया, अब भाई सुप्रीम कोर्ट के पास बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट हैज अ राइट टू इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। और ये पर्सनल लिबर्टी, मतलब मुझे डिटेन किया गया तो मेरी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हुई, तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस होता है। जब बात करते हैं को वारंटों की, तो ये क्या होता है कि भाई बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट वारंट यू आर डूइंग योर ड्यूटी। को वारंट दो, किसने वारंट दिया आपको ये काम करने का, किसने अधिकार दिया? जो आप लीगल फंक्शंस कर रहे हो ये अधिकार कहां से आया? को वारंट दो। मैंडेमस,
पागल मत बनो। मतलब यू हैव अ ड्यूटी बट आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं निभा रहे हो। ये पब्लिक सर्वेंट के लिए है। बात आती है सर्सियोरेरी, ये लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को भाई क्या करने का है, क्वैश कर देने का है, लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को खत्म कर देने का है, उनकी वैल्यू नल एंड वॉइड कर देने के लिए क्या होता है, सर्सियोरेरी का होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन से सही क्या है, पर्सनल लिबर्टी, जहां पर्सनल फ्रीडम की बात करेंगे, हैबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी और टू ब्रिंग अ बॉडी बोल सकते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये बच्चा हम जब बात करते हैं डाइसी के प्रिंसिपल्स की, ये बेटा एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे और ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। बच्चा ये तीनों जो प्रिंसिपल हैं बच्चा, यही प्रिंसिपल आपको क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जब बात करते हैं तो हम डाइसी की बात करते हैं। डाइसी साहब कौन है, डाइसी साहब एक ब्रिटिश जूरिस्ट है, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे, तीनों प्रिंसिपल आपके सामने हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये तीनों प्रिंसिपल्स डाइसी साहब ने दिए थे, जो कि क्या है, ब्रिटिश जूरिस्ट है, याद हो जाए आप लोगों को पढ़ते पढ़ते। और ये क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि कलरेबल लेजिस्लेशन ये तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, आपने देखा होगा ये बात करता है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, ये डेलीगेशन की बात करता है नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रूल ऑफ लॉ इज अ, जल्दी से पढ़ लीजिए आप लोग, रूल ऑफ लॉ इज अ एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटी। It has come to be regarded as mark of a freedom society, free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of individual liberty and public order. This was opened by whom in the famous habeas corpus. जब बेटा हम बात करते हैं, ये बात कहाँ लिखी हुई थी, ये बात मुझे जो याद आ रहा है बहुत तेज से, वो आ रहा है, बस इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं। ये बात अच्छा मुझे याद आ रही है, हमारे एचआर खन्ना साहब की, जस्टिस एचआर खन्ना, और बेटा जो केस का नाम था वो था एडीएम जबलपुर। जब आप एडीएम जबलपुर वाला केस पढ़ते हैं, वर्सेस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जब हम बेटा ये केस पढ़ते हैं, शिवकांत शुक्ला, बेटा उस केस लॉ में दिस इज आल्सो कॉल्ड हैबियस कॉर्पस केस लॉ। अब ये कब आया था बच्चा, ये 1976 के, सॉरी ये बच्चा 1976 के आसपास का केस लॉ है आपका, 1976 के। बेटा इसमें जस्टिस इस पर्टिकुलर केस को बेटा हैबियस कॉर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस केस लॉ माना जाता है। अब एचआर खन्ना साहब ने इसमें के पर्टिकुलर वर्डिंग्स को कोट किया था अपने जजमेंट में, ये बात बोली थी। सो अब इन हेबियस कॉर्पस केस, तो फेमस हेबियस कॉर्पस केस कौन सा है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। आप लोग प्लीज, आप लोग एक लॉयर हैं, एक लॉ एस्पिरेंट हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, आप कहीं ना कहीं स्कॉलर भी हैं, तो आपको केस लॉज तो याद करने पड़ेंगे। सो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हैबियस कॉर्पस केस, ठीक है। और इसमें जस्टिस एच आर खन्ना जी ने ये अपना ओपिनियन दिया था, ये बात बोली थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये हम बात करते हैं अपने एडवोकेट सर्कल की। एडवोकेट सर्कल क्या है, इट इज पावर्ड बाय टीसीआर। तो हमने क्या किया है कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे एस्पिरेंट्स, लॉ एस्पिरेंट जो एआईबी के लिए अपनी प्रिपरेशन को करना चाह रहे हैं, 10 सितंबर से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इवनिंग बैच होगा। ये आपका हाइब्रिड मोड में रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन के लिए आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर ब्रांच पे आ सकते हो, और ऑनलाइन के लिए आप कहीं से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें सभी कोर्स के सभी सब्जेक्ट कवर मिलेंगे। इसमें आपको एडवोकेट दीपिका मैम भी पढ़ाएंगी, उसके साथ साथ मेरा भी बहुत ज्यादा मेजर पार्ट होगा। ये आपका बैच लाइव हो जाएगा 10 सितंबर से। तो अगर इस बैच को लेकर के आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
आप 9220761399 आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो हमारा एडवोकेट सर्कल का बैच है, जो हमारे एडवोकेट सर्कल है, इट इज पावर्ड बाय टीसीआर, जहां पे आपको डिप्लोमा में पढ़ाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई जल्दी से। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट प्रियम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ केस ऑफ, सिंपल सी बात है, इन रेबेरबरी यूनियन केस में बात बोली गई थी कि भाई प्रियम्बल इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 की बात कर रहा हूं मैं। इन बेरबरी यूनियन में क्या 1960 में बात बोली गई थी कि प्रियम्बल इज नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आगे क्या बात है, एंड दिस हैज बीन ओवर रूल्ड इन द केस ऑफ केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर मैं इस नाम को और अच्छे से बोलूं, हिज हॉलीनेस श्रीपद गलबरू केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। जिन लोगों को, जिन लॉ स्टूडेंट्स को अगर केशवानंद भारती केस का पूरा नाम याद है, तो बिना वीडियो को पीछे गए हुए, वीडियो में पीछे नहीं जाना, बिना वीडियो में पीछे जाए हुए आप कमेंट में बॉक्स में बताइए कि केशवानंद भारती केस का पूरा नाम क्या था। एंड केशवानंद भारती में लार्जेस्ट बेंच बैठी हुई थी, आपको याद होगा, 13 जजेस बेंच। लार्जेस्ट बेंच किसमें बैठी हुई है? 13 जजेस की बेंच केशवानंद भारती केस में। और एज ए टोल्ड यू अर्लियर, मुझे आप लोग इसका वो बताइए कि भाई इसका पूरा नाम क्या था, केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला वाले केस का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन तो हमने क्या लगा दिया, ए सही ऑप्शन है। By the Constitution 97th Amendment Act 2011, the following word has been inserted under Article 19, Clause 1, Subclause C. जब हम बात करते हैं तो हमेशा मैं इसका एक फॉर्मूला लेके चलता हूं। वो फॉर्मूला क्या है कि सास एमआरपी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। और जब हम बात करते हैं 97th एसोसिएशन एंड यूनियन, जब हम बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो यहां पे क्या ऐड हुआ, यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड भी ऐड हुआ था। ये बात करता है राइट टू मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है, ये बात करता है रेसिडेंस की, ये बात करता है प्रोफेशन एंड ट्रेड की। तो आप लोग इसको याद रखिए, सास एमआरपी। सो क्या ऐड हुआ है इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो वर्ड है वो ऐड हुआ है आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। ठीक है, कब ऐड हुआ है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। आप सिर्फ उस एक क्वेश्चन को मत पढ़िए, देयर आर चांसेस वो क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में कब ऐड हुआ। तो आपके पास में आंसर होना चाहिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका held that compulsory brain mapping and polygraphy test and narco analysis were in a violation of following articles of the constitution। जब हम बात करते हैं सेल्वी एंड अदर्स स्टेट ऑफ कर्नाटका की, दिस इज अ वेरी फेमस केस लॉ ऑन नार्को टेस्ट। और नार्को टेस्ट जो है वो वायलेट करता है आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 3। मैं इसको और स्पेसिफिक लिख देता हूं, 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। 20 क्लॉज 3 क्या है, 20 क्लॉज 3 बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी भी पर्सन को बाध्य नहीं कर सकते हो कि भाई तुम खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेट करो, खुद को दोषी ठहराओ। तो नार्को टेस्ट जो होता है, इट इज अ वायलेशन ऑफ दैट राइट। ऊपर से आर्टिकल 21 राइट टू पर्सन डिग्निफाइड लाइफ का भी ये वायलेशन है। सो आप सैलरी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस को याद रखिएगा, वेरी फेमस केस लॉ
केस लॉ ऑन नार्को टेस्ट, और ऊपर से वायलेशन ऑफ आर्टिकल क्लॉज 20, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। इट मींस कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी आदमी में सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, खुद को दोषी बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हम बात करते हैं पैसिव यूथनेशिया की। पैसिव यूथनेशिया का नाम आते ही मेरे जो के माइंड में नाम आता है वो आता है अरुणा शांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ऊपर से कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो 11 और 18। वो आप देख लीजिए एक बार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, आई थिंक 18 की बात है। सो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, दो केसेस में नाम में बहुत आते हैं, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार, वैसे मैं सही हूँ यहाँ पे। अरुणा सांबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बात करता है पैसिव यूथनेशिया की। पैसिव यूथनेशिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया की बात करता है ये। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? जब किसी पर्सन को एक एक्सट्रीम पेन होता है, वो एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है, तो उस पर्सन को पता ना कि उसे हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं कि मतलब आत्ममुक्ति दे देना, कि भाई उसने कहा कि मुझे अब आप मृत्यु दे दो, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका लिविंग सपोर्ट होता है उसको हटा देते हैं, तो वो होता है पैसिव यूथनेशिया। लिविंग सपोर्ट क्या, देखिए एक बात समझिए आप, अब किसी पर्सन को अगर आप चाकू से या गोली से मार देते हो, तो ये क्या है, आपने उसे मारा है, बट मान लीजिए कोई पर्सन है जो सिर्फ दवाइयों के ऊपर जिंदा है, और उसने आपने आपने उन दवाइयों को देना रोक दिया, इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। इट कैन बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस, उसके लिए आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का भी केस आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। सो पैसिव यूथनेशिया इस बारे में बात करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत ही। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी इनफोर्स थ्रू, देखो जो हम बात करते हैं ये 39 की ठीक है, ये सही है, बट ये एक डीपीएसपी है। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये बात कैन बी इनफोर्स, इसको इनफोर्स कैसे कर सकते हैं? तो आर्टिकल 14 एंड 16 के दम पे इसको हम इनफोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और उसी चीज को आगे सपोर्ट करता है आर्टिकल 16। सो हम 39 आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा वो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होती। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स में, और वहां पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 इस बात को इन्फोर्स करवा सकता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो बी इज द राइट आंसर। The executive power of every state shall so decide as to ensure compliance with the laws made by parliament and any existing laws mentioned under। ये बोल रहा है कि the executive power of every state, कि हर स्टेट के, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, देख लीजिए, इसको पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बोलता हूँ। पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो मैं साइड में आ जाता हूँ। ये बोल रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, शैल बी सो एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। भाई एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कि वो, एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है कि वो ये भाई सुनिश्चित करे कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और ये बात कहां पे मेंशन है? सो बच्चा ये बात मेंशन है आपके आर्टिकल 256 में, जहां बात करता है पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और यू कैन से सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो वहां पे हम आर्टिकल 256 की बात करते हैं। 256 इज द राइट आंसर। आपको ये आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। जस्टिस रमान जस्टिस जस्टिस रामानंदन कमिटी रिलेट्स टू, रामानंदन कमिटी किससे करती है रिलेट? क्रीमी लेयर से करती है। और क्रीमी लेयर की बात याद आते ही तुरंत ही माइंड में आप लोगों के कॉलेज की बात याद सुनिए। कॉलेज में जाइए, अपने अपने कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हुए सबसे पहला केस जो आपने पढ़ा होगा
इंदिरा सोनी वाला केस पढ़ा होगा, ओबीसी रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर, उस केस को याद करिए। और जस्टिस रामानंदन कमेटी भी क्रीमी लेयर की ही बात करती है। तो ऐसे याद रखिए आप कि आपको केस लॉ भी याद हो गया, इंदिरा सोनी, वैसे आपको साथ में क्रीमी लेयर की बात आ गई कि हाँ भाई जस्टिस रामानंदन कमेटी ने क्रीमी लेयर को रिकमेंड किया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली भी केस फाइल कर सकते हो। वैसे इट इज एपीलेट बॉडी और एडवाइजरी बॉडी, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पे आप डायरेक्टली अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। सो भाई ये बात कहां पे दी हुई है? तो ये बात दी हुई है आर्टिकल 131 में दी हुई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। बहुत चीजों में है, आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, स्टेट टू स्टेट के मैटर्स में है, वाटर ट्रेटीज में है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। Laws declared by the Supreme Court shall be binding on all courts mentioned under. By Supreme Court ने जो भी लॉ डिक्लेयर किया है, it is binding on all the courts. ये बात करता है आपके आर्टिकल 141। यहीं पे तुरंत ही आप लोग लिख लीजिए क्या, स्टे डेसिसिस। इसका मतलब ये एक आपका डेसिसिस, ये आपका एक लीगल मैक्सिम है। और ये यही लीगल मैगजीन का मतलब होता है कि द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। और ये बात कहां दी हुई है? आर्टिकल 141 में। स्टे डिसीजन, स्टे स्टैंड बाय द डिसीजन, इसका इंग्लिश में क्या है? स्टैंड बाय डिसीजन, कि भाई जो डिसीजन दे दिया गया है उसके साथ में स्टैंड करना पड़ेगा। और यहीं पे आर्टिकल 141 को आपको याद रखना पड़ेगा कि decision of our Supreme Court binding on all the courts of India. The second principle of rule of law of AB Dicey हमने बात की थी, relates to second principle। पहला प्रिंसिपल क्या बात करता है? सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। सेकंड प्रिंसिपल क्या बात करता है? इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है। थर्ड प्रिंसिपल बात करता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल एंटिटी। सो बच्चा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, भाई लोग आप लोग बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इफ अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी violates the principle of natural justice, very important principle, PNJ, Audi Ultram Partum, here the other side as well। इस लीगल मैगजीन को आप लोग याद रखिएगा, Audi Ultram Partum, here the other side as well। So principle of natural justice, the appropriate writ would be certiorari। भाई क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो कोर्ट ने बोला है चाहे कोई भी बॉडी जो जुडिशियल फंक्शन कर रही है, चाहे वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो, बट उनपे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर उन्होंने उसको वॉइड कर दिया है तो उनके डिसीजन को क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। उसके लिए कौन सी हमें रिट इश्यू करनी पड़ेगी? लोअर कोर्ट में कौन सी करता है? सर्टिorari रिट इश्यू करता है। एज सिंपल एज दैट। डॉट्स तो कनेक्ट करिए आप लोग, जल्दी से पढ़िए इसको, मैं हट जाता हूं। द 7 member bench of the Supreme Court, the 7 member bench of a Supreme Court unanimously struck down clause 2 subclause D of Article 323A and clause 3 subclause D of Article 323B of the Constitution relation of a tribunal which exploit the jurisdiction of a High Court and Supreme Court. The court held that power of judicial review over the legislation action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of the basic structure. Yes, why not? It is an integral part of the basic structure. ये बात हुई थी
एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि भाई अगर ट्राइब्यूनल भी कोई डिसीजन देते हैं, अगर ट्राइब्यूनल भी कोई डिसीजन देते हैं, उस पे भी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है कोर्ट के पास में। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और भाई वो तो आप कोर्ट से छीन नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सेल्वी केस, फिर से नार्को वाला केस आप लोगों को याद आ गया होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूंसी in Selby's case, the Supreme Court of India examined the constitutionality of tests like narco analysis, polygraph, and brain mapping on the touchstone of, हमने पहले ही बात की थी, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। जल्दी से भाई, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो वो चेक किया गया था। तो किसके बारे में चेक किया गया था? न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर, किसी भी स्टेट की बॉडी को बढ़ाना हो, किसी भी स्टेट की टेरिटरी को घटाना हो, बढ़ाना हो, नाम चेंज करना हो, किसी को अपने मिलाना हो, ये सब कुछ कहाँ होता है? आपके आपके आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, तो आप सभी को ये याद भी होना चाहिए। अब इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला पीवाईक्यू का सीरीज है वो ओवर हो चुकी है। अब इसके बाद में हम धीरे धीरे अदर लॉज की, उसके साथ साथ आपके भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अदर सीरीज भी आएंगी। हम प्रॉपर एक सीरीज लेकर के जा रहे हैं जहां पे हम कवर कर रहे हैं आपके AIB 4 से लेकर के AIB 21 तक। AIB 4 टू AIB 21 के जितने पीवाईक्यूज है, वी विल ट्राई कि हम सभी पीवाईक्यूज को कवर करें। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा AIP का हाइब्रिड मोड में बैच भी लॉन्च हो रहा है 10 सितंबर से। तो जितने बच्चे जिनको प्रिपरेशन करना है या ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सभी प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपकी प्रॉपर इवनिंग क्लासेस होंगी, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप भी किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको AIP देना हो, तभी हमारी टीम ने सोच करके बैच को इवनिंग बैच रखा हुआ है कि आपके करिकुलम में जो आपका स्केड्यूल है उसमें कोई दिक्कत ना हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।